प्रदेश पर। और आज हम बात करने वाले हैं लार्ज कैप फंड्स की और लार्ज कैप्स की परफॉर्मेंस के बारे में। लेकिन हम उसके बारे में जाएं उससे पहले थोड़ा सा बाजार और बाजार की चाल और 2023 के लिहाज से क्या ट्रिगर्स हैं उस पर बात कर लेते हैं। आए दिन हम खबरें पढ़ते रहते हैं और आई एम श्योर आप भी एनालिसिस करते ही होंगे अपनी टीम के साथ बैठकर। लेकिन कुछ सेक्टर्स के बारे में मुझे जानना है जो 2022 में शायद आपके लिए हीरो थे, लेकिन 2023 की अगर मैं बात करूँ तो थोड़े से कंसर्न्स, दिक्कतें, चिंताएं उभरती हुई शायद उन सेक्टर्स को लेकर सामने आ रही है। जैसे 2022 में आपने देखा होगा कि जो रैली शुरू हुई कोविड के बाद की, उसमें सबसे लास्ट आपने देखा कि फाइनेंशियल सर्विसेज जो 2022 में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस उसने किया। तो हमने ये पाया कि मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स जिसमें किसी सेक्टर में बेस इफेक्ट का फायदा हुआ, किसी सेक्टर में पोस्ट कोविड लॉकडाउन्स हो या उसके हिसाब से कोई कंपनीज को फायदा हुआ। इम्पोर्टेंट चीज अभी 2023 में ये देखना इम्पोर्टेंट है कि ये जो बेस इफेक्ट है उसके बियॉन्ड कहाँ ग्रोथ है और वो ग्रोथ सस्टेनेबल कहाँ पे है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट चीज इसके लिए हो जाती है कि 2022 में सारे कंट्रीज ने अपने ब्याज दरें बढ़ा के इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो कोशिश में ऑब्वियसली उसका एक आउटकम ये हो जाता है कि आपका ग्रोथ स्लो डाउन हो जाता है। तो उसका इम्पैक्ट और उसकी जो अर्निंग के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो कौन से सेक्टर्स में आ सकता है, वो क्या एक्सपोर्ट सेक्टर में आ सकता है। जैसे आईटी सेक्टर लास्ट पूरे साल में परफॉर्म नहीं किया क्योंकि यही कंसर्न था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो फिर ग्रोथ कम होगी और उसके हिसाब से उनमें अर्निंग नहीं आएगी। लेकिन लास्ट क्वार्टर के जो नतीजे थे उसके हिसाब से तो अब तक जो नतीजे आए कंपनियों के, उसमें ग्रोथ पे इम्पैक्ट इतना ज्यादा दिखा नहीं है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इसके आगे कौन से सेक्टर्स में इम्पैक्ट आता है, एक्सपोर्ट्स में कितना आता है और डोमेस्टिक में कितना आता है। और मोर इम्पोर्टेंट ये जो इसको बेस इफेक्ट के बियॉन्ड देखने की बहुत जरूरत रहेगी, क्योंकि जैसे हम देखेंगे कि Q4 जैसे ये जन फरवरी मार्च क्वार्टर है, उसमें भी आप अगर जीडीपी के एस्टिमेट्स देखेंगे तो वो बेस इफेक्ट की वजह से थोड़े से कम दिखते हैं। पर क्या हमें उसकी वजह से बहुत कॉशियस होना चाहिए? तो वैसा नहीं है, हमें इसके उसके बियॉन्ड देख के एनालिसिस करना पड़ेगा कि कौन से सेक्टर में फिर भी। अ, श्रेयस, अभी इसके साथ साथ अगर पूरी बाजार की हम चाल की बात करें तो काफ़ी हद तक एफपीआई फ्लोज इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जिस तरह से हम इनमें आउटफ्लोज बढ़ता हुआ देख रहे हैं और जैसे हम देख रहे हैं कि चाइना की स्थिति अब सुधरती हुई दिखाई दे रही है, एक बार फिर से बाजार खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत से जो प्रीमियम एक टैग था, कहीं ना कहीं लोगों को ये कंसर्न है कि वो चला जाएगा और फिर सारा पैसा एक बार फिर से अगर इमर्जिंग मार्केट्स की बात करें तो चाइना की ओर जाएगा। ये आपके लिए कितना बड़ा कंसर्न है और कितना भरोसा आप डीआईएस पे दिखा रहे हैं? मेरे हिसाब से चाइना के कंपेयर करके जनरली हमें उससे ज्यादा ये देखना पड़ेगा कि हमारी ग्रोथ कितनी है, क्योंकि चाइना बहुत अलग स्केल की कंट्री है। उससे कंपेयर करके चाइना में फ्लो जाएगा इसलिए हमें कम आएगा, ये कहना बहुत डिफिकल्ट रहेगा। इसीलिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये रहती है कि अपनी कंट्री की ग्रोथ कितनी है, और जो हमने दिखाया कि लास्ट 2 साल में कोविड के बाद हमारी कंट्री की ग्रोथ बाकी बहुत सारी कंट्रियों से बहुत बेहतर रही है। अगर आगे यही रहा तो चाइना ग्रो करे या नहीं करे या फिर दूसरा कोई भी कंट्री ग्रो करे, उससे जनरली आपके एक्सपोर्ट्स को फायदा ही होता है। तो अपना ग्रोथ अच्छा रहेगा, उसमें से आप हमें एफपीआई फ्लोज आ सकता है। पर एफपीआई या डीआईएफ फ्लोज का लास्ट कुछ महीनों से या फिर